मथुरा के वृंदावन में एक विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी का मंदिर है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की लंबे समय से योजना थी कि इस मंदिर के आसपास एक कॉरिडोर का निर्माण करवाया जाए, वैसा ही जैसा कि बनारस और फिर मिर्जापुर में बनाया जा रहा है। साल 2022 में इस योजना का प्रस्ताव सामने आया। प्रस्ताव आगे की कहानी में हम आपको बताएंगे। पहले ताज़ा खबर बता देते हैं जिस वजह से इस योजना का जिक्र हो रहा है। ताज़ा खबर यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के इस बांके बिहारी कॉरिडोर के प्लान को अपनी रजामंदी दे दी है। दरअसल वृंदावन के रहने वाले आनंद शर्मा और अन्य लोगों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई थी साल 2022 में। इस याचिका में कहा गया कि मंदिर में रोजाना 40 से 50 हज़ार लोग आते हैं और छुट्टी के दिनों में या वीकेंड्स पे ये संख्या 2 से 2.5 लाख को पार कर जाती है। पूरे वृंदावन में भीड़ हो जाती है, भगदड़ जैसी स्थिति होती है और जब इतनी भीड़ होती है तो प्रशासन पूरी तरह फेल हो जाता है क्राउड कंट्रोल में, क्योंकि जगह नहीं है। यूपी सरकार और जिला प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। उन्हें उचित कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। याचिका पर सुनवाई हुई। 30 अक्टूबर 2023 को याचिका पर एक आदेश सुरक्षित कर लिया गया। 20 नवंबर को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने ऑर्डर सुनाया कि यूपी सरकार कॉरिडोर का निर्माण करे। अपने फैसले के साथ हाईकोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की। क्या थी वो टिप्पणियां? पहली, राज्य सरकार मंदिर तक पहुंच मार्गों यानी गलियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए उचित कदम उठाने के लिए भी स्वतंत्र है। हम ये स्पष्ट करते हैं, कोर्ट कह रही है कि योजना के कार्यान्वयन को छोड़कर भक्तों के दर्शन में किसी भी तरह से बाधा नहीं डाली जाएगी, उचित वैकल्पिक व्यवस्था। तीसरा बिंदु, राज्य सरकार इस अदालत को सौंपी गई योजनाओं और उनके कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़े। हम इसे राज्य सरकार के लिए खुला छोड़ते हैं। योजना को लागू करने के लिए क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद जो भी उचित समझे वो कदम उठाए। चौथा बिंदु, कॉरिडोर के निर्माण के लिए सरकार मंदिर के बैंक खाते में जमा पैसे का इस्तेमाल न करे। हाईकोर्ट का यह फैसला आने के बाद मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने अपनी खुशी जताई और कहा, रास्ता साफ हो गया तो क्या कहना है, हमें तो खुशी होती है कि इतना अच्छा काम हो गया है। अभी कॉरिडोर बनेगा और इतना रास्ता साफ हो जाएगा और अभी भक्तजन जितने भी आएंगे बांके बिहारी देखने का और अच्छी तरह से कंफर्टेबली एक दर्शन हो सकता है और बहुत सुंदर भी होगा, बहुत खूबसूरत होगा। और जिसको कुछ ऐसा सोच रही थी उनका क्या होगा, सबका अच्छा ही होगा, सबका भला होगा इसमें। तो आप मानते हैं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? पर्यटन का तो वैसे भी बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते रहते हैं हमारे मथुरा में, तो ये कॉरिडोर बनने की वजह से और भी अच्छा होगा। अब जानते हैं कि मामला क्या है और इसको जानने से पहले मंदिर को समझिए। आपको वृंदावन में बहुत सारे मंदिर मिलेंगे और सुनाई भी देंगे, उनकी चर्चा आप सुनते रहेंगे, लेकिन एक ही मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है और वो है बांके बिहारी का मंदिर। इस मंदिर में भगवान की जो मूर्ति है उसे कहा जाता है कि वो कृष्ण और राधा का सम्मिलित रूप है। 14वीं शताब्दी में स्वामी हरिदास ने इसी वृंदावन के निधिवन नामक जगह पर भगवान कृष्ण और उनकी सखी राधा की पूजा अर्चना शुरू की। उनके लिए भजन लिखे और गाए। कहा जाता है कि एक बार भगवान के बाल स्वरूप ने उन्हें दर्शन दिए। उनका सौंदर्य इतना विराट था कि स्वामी हरिदास और उनके भक्तों की आंखें चौंधिया गई और वो कुछ देख नहीं सके। ये देखकर स्वामी हरिदास ने भगवान से आग्रह किया कि वो ऐसे रूप में प्रकट हों कि लोग उन्हें कम से कम देख सकें। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान एक मूर्ति के रूप में प्रकट हुए जो काले रंग की थी। यही है वो राधा कृष्ण की एक मूर्ति जिसकी बांके बिहारी मंदिर के अंदर पूजा होती है। अब जब भगवान का ये स्वरूप सामने आया तो स्वामी हरिदास ने अपने छोटे भाई जगन्नाथ गोस्वामी को भगवान की पूजा के लिए काम सौंपा। तब से लेकर आज तक जगन्नाथ गोस्वामी की संततियां, जो उनके वंशज हैं, बिहारी जी की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। पहले इनकी निधिवन के पास मौजूद एक मंदिर में पूजा होती थी। बाद में साल 1862 में गोस्वामी समाज ने आपसी सहयोग से एक नए मंदिर का निर्माण कराया तो प्रतिमा को नए मंदिर में स्थापित किया गया और तब से लेकर अब तक इस मंदिर में पूजा होती है। हर साल इस मंदिर में लाखों लोगों की भीड़ दर्शन करने आती है। जन्माष्टमी और तमाम त्योहारों के वक्त मंदिर में भीड़ की संख्या में कई गुना का इजाफा भी होता है। इस मंदिर के आसपास मौजूद घर गोस्वामी समुदाय के लोगों के हैं। वो यहीं रहते हैं और साल और दिन के हिसाब से अपनी पारी आने पर मंदिर में पूजा करवाने आते हैं। नियमतः मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसके ही कुछ हिस्से से गोस्वामी परिवार के लोगों की भी कमाई होती है। मंदिर का चढ़ावा बैंक की निगरानी में रहता है और चढ़ावे के लॉकर को भी बैंक के अधिकारियों की मौजूदगी में ही खोला जा सकता है। अब बात करते हैं विवाद की, और इस विवाद की शुरुआत होती है एक हादसे से। साल 2022 में जन्माष्टमी का दिन था, 19 अगस्त की तारीख थी। इस दिन मंगला आरती के समय मंदिर में भीड़ थी।
मंदिर में पूजा के लिए एक कच्चा पक्का नियम है, टाइम वाला। पूजा के समय मंदिर के बाहर भयानक भीड़ जमा होती है। पुलिस वाले और मंदिर के गार्ड्स एक गेट से सीमित संख्या में मंदिर के अंदर भीड़ को आने देते हैं। भक्तों की भीड़ मंदिर के अंदर आती है और बीच के बड़े से हॉल में जमा हो जाती है। अब मंदिर के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। दर्शन के बाद एक दूसरा गेट खोला जाता है जिससे ये भीड़ बाहर जाती है। हॉल खाली होता है और आगे दर्शन के लिए मंदिर का द्वार फिर से खोल दिया जाता है। क्राउड कंट्रोल की ये व्यवस्था है। अब 19 अगस्त के दिन जब आरती होने वाली थी, उस समय मंदिर के अंदर का हॉल पूरी तरह से पहले ही भरा हुआ था। जैसे ही आरती शुरू हुई, एंट्री वाले गेट से भीड़ भारी संख्या में अंदर आने लगी। अंदर उमस और गर्मी की वजह से भक्तों की हालत खराब होने लगी। इस हाल में मंदिर में भगदड़ मची और इस भगदड़ की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। कई लोग इसमें घायल भी हुए थे। भगदड़ की खबर आई, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। 2 लोगों की एक कमेटी बनी, पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह एवं अलीगढ़ मंडलायुक्त गौरव दयाल। ये इस कमेटी में बैठे थे 2 सदस्य। 23 अगस्त को यह कमेटी मंदिर परिसर में दाखिल हुई। 16 दिनों तक घटना की जांच की गई और सामने आई एक जांच रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को सुलखान सिंह कमेटी रिपोर्ट कहा गया। 150 पेज की रिपोर्ट गोपनीय थी, लेकिन गाहे बगाहे सरकारी मीटिंग्स में और सरकारी अधिकारियों की बातों में इस मीटिंग का कंटेंट सामने आता रहा। 17 नवंबर 2022 को मथुरा कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग हुई। इसमें थे जिला प्रशासन के तमाम आला अधिकारी, उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ब्रिज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष और सचिव और बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधक। इस मीटिंग में कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इसमें घटना के कारणों पर भी चर्चा थी, साथ ही घटना से बचने के उपायों पर भी बात हुई। क्या क्या लिखा हुआ था? मंदिर में दर्शन का समय बढ़ाया जाए, इससे भीड़ को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। दूसरा, मंदिर के अंदर का दृश्य डिजिटल स्क्रीन पर मंदिर के बाहर भी दिखाया जाए, जिससे कुछ लोग बाहर से भी दर्शन कर सकें। मंदिर में पूजा करने वाले सभी लोगों और सेवादारों को पहचान पत्र इशू किए जाएं ताकि अवांछित तत्व अंदर ना आ सकें। बता दें कि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर में दर्शन करने आ रहे भक्तों के साथ चोरी छिनैती की घटनाओं को भी मार्क किया था। अब इसके बाद आने वाले बिंदुओं ने वृंदावन में बहस का केंद्र खोला। आगे कहा गया, लोगों की भीड़ देखते हुए मंदिर के प्रांगण में विस्तार की आवश्यकता है। मंदिर की मरम्मत होनी चाहिए। मंदिर से लेकर यमुना नदी तक एक विशाल कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। मंदिर के चारों तरफ के भवनों को हटाकर 15 मीटर चौड़ा गलियारा विकसित किया जाना चाहिए। मंदिर तक आने वाली सभी गलियों को 9 मीटर तक चौड़ा किया जाए। एक फौरी अनुवाद करें तो जांच कमेटी दुर्घटना की जांच रिपोर्ट में कॉरिडोर बनाने की संस्तुति कर रही थी। वैसा ही कॉरिडोर जैसा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के चारों ओर बनाया गया और मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के चारों ओर बनाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे रेडिकल प्रयासों की जरूरत पड़ी क्यों? हमारे साथी सिद्धांत मोहन फरवरी के महीने में एक रिसर्च के सिलसिले में वृंदावन गए थे। सुनिए वो क्या बता रहे हैं। देखिए, जैसे आप मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में जाते हैं वृंदावन के, तो वहाँ पे आपको कुछ चीज़ों से सामना करना पड़ता है। जैसे एक भारी भीड़ है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दर्शन करने आते हैं। वीकेंड्स पे ये भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, शिवरात्रि वगैरह पे। तो जो महिलाएं दर्शन करने आती हैं, अगर वो पुरुषों के साथ हैं तो उनके साथी पुरुष उनको बचाने के प्रयास करते हैं। मैंने अपनी आंख से देखा, मैं और मेरे कैमरामैन पंकज वहाँ पे थे, तो वो लोग महिलाओं को, अपने घर की महिलाओं की छाती पे आगे से ऐसे एक हाथों से क्लब बनाने का काम कर रहे थे ताकि उनकी ग्रोपिंग ना हो, उनको दबोचा न जाए, उनके अंगों को कोई गलत तरीके से छुए न भीड़ में। इसके अलावा कई लोगों ने बताया कि वहाँ पे छिनैती आमतौर पे होती है, लोगों के पर्स और मोबाइल छीन लिए जाते हैं। बंदरों द्वारा वहाँ पे चश्मा, मोबाइल छीनने की परंपरा बहुत आम है। उसके बाद उनको फ्रूटी वूटी देखकर उनसे छुड़ाया जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे सेवादार हैं, उन पे आरोप लगते रहते हैं कि उन पे वो पैसा लेके कि किसी को भी दर्शन करवा देते हैं, और उनकी आड़ में बहुत सारे लोग पैसा वसूल रहे हैं। इससे जो सेवादार हैं, जो गोस्वामी समुदाय है, उसको बुराइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसको काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है, वो क्रॉस हेयर्स पे है। इसके अलावा ये मंदिर के बाहर का हाल है, मंदिर के अंदर भी लगभग ऐसा होता रहता है। इस तरह की खबरें सुनाई दे रही हैं। तो ये जो पूरा कॉरिडोर का जो प्लान है, जो प्रोजेक्ट है, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगभग हरी झंडी मिल गई, ऐसा माना जा रहा है, वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के तैयार किया गया था, ऐसा हम लोगों को उस समय सुनने में आया था। यूपी सरकार की इस जांच कमेटी का एक और लक्ष्य था, वो ये कि तमाम निर्माणों के लिए बांके बिहारी मंदिर के खजाने का ही उपयोग किया जाए।
मंदिर से जुड़े सूत्रों की माने तो मंदिर के खजाने में इस समय लगभग 250 से पौने 300 करोड़ रुपए हैं। ये पैसे भक्तों द्वारा दिए जा रहे चढ़ावे से आते हैं, लेकिन मंदिर के पुजारी गोस्वामी समाज ने सरकार के इस प्लान का प्रतिरोध किया। कहा कि निर्माण करें लेकिन सरकारी पैसे से, मंदिर के पैसे से नहीं। इसके साथ ही गोस्वामी समाज की एक और आपत्ति थी कि उनके द्वारा की जा रही पूजा अर्चना में कोई दखल न दिया जाए। सुनते हैं क्या क्या आपत्तियां आई। एक मैप बना दिया जाता है, वर्बली एक मैप बन करके, और एक कहानी बना दी जाती है जो कहानी सरियन गलत है, और गलत होने के साथ पर उसी ढर्रे पर वो कार्रवाई शुरू हो जाती है कि मंदिर का विस्थापन को जो है चौड़ा करा जाए, मंदिर में ठाकुर जी को बाहर ले आया जाए, बाकी ETC उसमें तमाम सारी चीज़ें और मेंशन करी गई। लेकिन जिस समय रिपोर्ट बन रही थी, या जिस भी सज्जन ने वो रिपोर्ट बनाई, जो भी उस समय के वर्तमान SSP साहब थे, किसी एक सिंगल गोस्वामी से बैठ के बात करना उन्होंने उचित नहीं समझा कि भाई इस तरीके की कोई मुझको रिपोर्ट प्रेषित करनी है। आप लोग सेवायत गोस्वामी हैं, यहाँ की वर्तमान परिस्थितियाँ हमसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। हमें मालूम है कि कब भीड़ हो रही है, ये भीड़ कैसे निकलेगी, कब नहीं होगी। कभी भी प्रशासन अमला हमारे साथ बैठ के बात नहीं करना चाहता। लेकिन इसके बाद वृंदावन में प्रशासन और गोस्वामी समाज के बीच एक शीत युद्ध शुरू हुआ। प्रशासन ने गोस्वामी समाज पर प्रसाद और चंदे में घपला करने के इल्जाम लगाए और गोस्वामी समाज ने प्रशासन पर आरोप लगाए अंधेरे में रखने के। अब टाइमिंग पर गौर कीजिए। जब ये सब हो रहा था तो वो याचिका गई हाई कोर्ट। उस याचिका में कहा गया कि सरकार कुछ नहीं कर रही और कोर्ट का आदेश आया कि कॉरिडोर बना दिया जाए, और सरकार के पास कॉरिडोर का प्लान तो पहले से ही था। अब इस याचिका पर एक और तारीख मुकर्रर हुई है, 31 जनवरी 2024 की। उस दिन स्थिति और साफ होगी, लेकिन तब तक वृंदावन से आम लोगों की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने आने लगी हैं। उनको भी आप सुनिए। श्रद्धालु आते हैं और दब दबाकर किसी की मृत्यु हो जाती है, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन ये बिहारी जी की कुंज गलियां हैं, जो बिहारी जी ने यहाँ पर नित्य रास रचा है। अब यहाँ पर वो उजड़ेगा तो यहाँ पे कष्ट तो होगा, लेकिन जैसी बिहारी जी की इच्छा, जो सबका हित होगा, वही बिहारी जी कृपा करेंगे, वही सरकार करेगी। देखिए, पुरानी कुंज गलियों का आनंद तो थोड़ा कम होगा, लेकिन असुविधाएं होंगी तो फिर नेचुरल ठीक हो जाएगा, सब हो जाएगा, अच्छा लगेगा, यहाँ बहुत बढ़िया लगेगा और श्रद्धालुओं की आसानी हो जाएगी। जो आज धक्का मुक्की है और इतने ज्यादा तकलीफें होती हैं, हादसे होते हैं, वो तो खैर होना ही चाहिए। अब यही है कि ना, किसी को ना परेशानी हो तो होना चाहिए, और बाकी हम जैसों को तो खैर परेशानी तो ना कल थी ना आज है। जो दर्शन करने आया ना, उन्हें परेशानी कुछ नहीं है। बस दर्शन तो सुगम होने चाहिए, हम यही चाहते हैं, दर्शन बढ़िया से होए बस। अभी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। हाँ, थोड़ा रास्ते बंद कर दिए ना सब, इसलिए दिक्कत हो रही है। अब सवाल है कि यूपी में क्या एक और कॉरिडोर जन्म लेगा? जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।